ठीक है, तो तुम एक जिम खोलना चाहते हो, कोई बिल्डिंग ढूंढो, उसमें ट्रेडमिल्स भर दो, फिर मेंबरशिप्स आते रहेंगे, यही तुम्हारा दिमाग में प्लान है। और ये कोई गलत प्लान भी नहीं है, किसी भी वीकडे शाम को किसी जिम में जाना और वहाँ हर ट्रेडमिल पर कोई ना कोई चलता दिखेगा। वेट रूम में शोर होगा, फ्रंट डेस्क पर लाइन लगी होगी। तुम इस नज़ारे को देखकर सोचोगे ये जगह तो पैसे छाप रही है, ज़्यादा लोग, ज़्यादा मेंबरशिप्स, ज़्यादा पैसा। आसान सा मामला। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, तुम ये सब सिर्फ बाहर से देख रहे हो। दिन के वो घंटे जब जिम सबसे ज्यादा तुम्हें झूठ बोलता है। सच तो यह है कि जिम असल में फिटनेस का बिजनेस नहीं है, ये एक सब्सक्रिप्शन वाला बिजनेस है जिसमें सिर्फ डंबल्स भी होते हैं। और जैसे ही तुम इस बात को समझ जाओगे, जिम पैसे कैसे कमाता है और चुपचाप पैसे कैसे खो देता है, सब कुछ साफ हो जाएगा। चलो पहले ये समझते हैं कि अंदर घुसने की असली कीमत क्या होती है, क्योंकि ये कीमत सिर्फ जगह किराए पर लेना और सामान खरीदने से कहीं ज्यादा जटिल होती है। कोई एक तरह का जिम नहीं होता, कई तरह के होते हैं, और हर एक ही ट्रैक सूट पहनकर काम करना सच में बिल्कुल अलग बात है। नीचे की तरफ होते हैं बजट जिम, जो महीने के 10 से $25 वाले होते हैं, जो एक सुपरमार्केट जितनी जगह में हज़ारों मेंबर रखते हैं और अपनी कमाई सिर्फ बड़ी संख्या में मेंबर रखने से करते हैं। ऐसे एक जगह में 5,000 से 8,000 मेंबर हो सकते हैं और उसे चलाने के लिए बस थोड़े स्टाफ की ज़रूरत होती है। उसके ऊपर आते हैं पारंपरिक कमर्शियल जिम, जिनमें वेट फ्लोर होता है, कुछ कार्डियो मशीनें होती हैं और ग्रुप क्लासेस का शेड्यूल होता है, जो आमतौर पर कुछ ज़्यादा चार्ज करते हैं, महीने के लगभग 40 यूएस डॉलर से 70 यूएस डॉलर्स के बीच। उसके ऊपर आते हैं लग्जरी हेल्थ क्लब, जो महीने के 150 यूएस डॉलर्स या उससे ज़्यादा चार्ज करते हैं और जो आपको जिम नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल, स्पा ट्रीटमेंट्स, कोवर्किंग लाउंज और एक पूरा एक्सपीरियंस देते हैं। फिर आते हैं बुटीक स्टूडियोज, छोटे कमरे, कभी कभी 3,000 स्क्वायर फीट से भी कम, जो सिर्फ एक स्टाइल की क्लास के लिए बने होते हैं और महीने के 50 यूएस डॉलर्स से 150 यूएस डॉलर्स चार्ज करते हैं या फिर अलग अलग क्लासेस के पैक बेचते हैं। और फिर है वो सबसे छोटा और कड़क सेगमेंट, वन ऑन वन पर्सनल ट्रेनिंग स्टूडियो, जो कभी कभी सिर्फ 500 स्क्वायर फीट का होता है और जो बेचता नहीं है। कोई मेंबरशिप नहीं होती, ये आपका टाइम कोच के साथ बेचता है। इनमें से हर एक उसी बुनियादी सवाल पर एक अलग दांव है। आप अपनी कमाई करते हैं क्या बहुत सारी लोगों से थोड़ा थोड़ा लेकर या थोड़ी संख्या में लोगों से ज़्यादा लेकर? ये एक फैसला बिजनेस के हर दूसरे नंबर को तय करता है। अब यहीं पर जो सरल सोच होती है वो गलती करने लगती है। आपको लगता है महंगा हिस्सा होता है उपकरण, ऐसा नहीं है। असली महंगा हिस्सा होता है एक खाली बिल्डिंग को कुछ ऐसा बनाना जो काम आ सके, कानूनी और सुरक्षित तरीके से पसीने से भीगे इंसानी शरीरों को संभालना। एक कमर्शियल मकान मालिक आमतौर पर आपसे 3 से 6 महीने का किराया अग्रिम में सुरक्षा जमा के रूप में मांगता है, इससे पहले कि आपने कोई भी मरम्मत का काम शुरू किया हो। फिर आता है निर्माण का काम। रबर फ्लोरिंग जो गिराई गई बारबेल के प्रभाव को सह सके, बिना कंक्रीट टूटे, उसकी कीमत 10 से 40,000 डॉलर तक होती है। लॉकर रूम और शावर के लिए नमी रोधी सामग्री और सही ढंग से नाली का पाइपलाइन सिस्टम चाहिए, जो 10 से 50,000 डॉलर तक का खर्चा हो सकता है। सिर्फ फर्श से लेकर छत तक के शीशे की कीमत 3 से 12,000 डॉलर तक हो सकती है इंस्टॉल हो जाने के बाद। और फिर वो हिस्सा है जिसके लिए लगभग कोई सही से बजट नहीं बनाता, वो है हवा। एक सामान्य रिटेल स्पेस इसलिए बना ही नहीं है कि उसमें लोगों का हुजूम घंटों गर्मी और नमी पैदा करे। तुम्हें इंडस्ट्रियल ग्रेड वेंटिलेशन चाहिए होता है, और जो ताज़ी हवा लाने की कानूनी ज़रूरत होती है वो अंदाज़ा नहीं होती बल्कि एक फॉर्मूला है। बिल्डिंग कोड के मुताबिक हर एक एक्सरसाइज कर रहे शख्स के लिए लगभग 20 क्यूबिक फीट ताज़ी हवा प्रति मिनट लानी होती है। साथ ही कमरे के कुल क्षेत्रफल के लिए भी थोड़ा अतिरिक्त। इस फॉर्मूले को चलाओ। 5,000 वर्ग फुट के जिम फ्लोर पर जहां पीक टाइम में 100 लोग होते हैं, हर मिनट 2,000 क्यूबिक फीट ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है। ये कोई पंखा नहीं है, ये पूरा एच की सिस्टम अपग्रेड है, जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 50,000 डॉलर तक हो सकती है, वो भी बिना एक भी मेंबरशिप बेचे। डिपॉजिट, रेनोवेशन, लाइसेंस, इंश्योरेंस, ओपनिंग मार्केटिंग और शुरुआती ढीले महीनों को झेलने के लिए कैश रिजर्व जोड़ो तो एक मिड साइज कॉमर्शियल जिम चलाने के लिए कम से कम 3 लाख से लेकर 1 मिलियन डॉलर तक खर्चा आ सकता है। मिलियन, बस दरवाज़ा खोलने के लिए। अब तक तो सब ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि क्या क्या गलत हो सकता है। अगली बड़ी मुश्किल होती है उपकरण, और ये सोच से कहीं बड़ी होती है। एक कॉमर्शियल ग्रेड ट्रेडमिल की कीमत 2 से 8,000 डॉलर होती है। एक जिम को सिर्फ कार्डियो सेक्शन के लिए 6 से 12 ट्रेडमिल्स चाहिए होती हैं। सेलेक्टराइज्ड स्ट्रेंथ मशीनें हर एक की कीमत 1 से 5,000 डॉलर होती है, और एक असली जिम फ्लोर के लिए 12 से 20 ऐसी मशीनें होनी चाहिए। पावर रैक्स, डंबल्स, बेंच और दूसरे सामान जोड़ो तो उपकरणों का बिल बहुत बड़ा हो जाता है। मध्य आकार के जिम के लिए अकेले उपकरणों पर खर्च 40,000 से 2,50,000 डॉलर के बीच कहीं भी हो सकता है। यहाँ वो फैसला है जो लोगों को उलझा देता है। क्या आप सामान को पूरा खरीद लें या फिर लीज पर लें? ये एक संपत्ति है और इसके साथ कोई मासिक लीज बिल नहीं जुड़ा होता। लेकिन खरीदारी करने से आपके नकद संसाधन खत्म हो जाते हैं, और वो भी तब जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है।
पहल उन अनिश्चित महीनों में जब सदस्य कम आते हैं और ट्रेडमिल्स हमेशा के लिए टिकती नहीं है। रोजाना के भारी इस्तेमाल से मशीन खराब हो जाती है, जैसा घर में इस्तेमाल से नहीं होता। लीज पर लेना समझदारी भरा लगता है। छोटी छोटी मासिक किश्तें, पैसे हाथ में रखने को पेमेंट्स कर लो। हर कुछ साल में उपकरण नया कर देते रहो ताकि वो कभी पुराना न लगे। सुनने में बढ़िया है, लेकिन बात यह है कि उपकरण के लिए लीज फाइनेंसिंग पर करीब 8% सालाना ब्याज लग सकता है। मतलब लीज की पूरी अवधि में तुम उपकरण की असली कीमत से काफी ज्यादा पैसे दे दोगे, और लीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जिम अच्छा चल रहा है या नहीं। अगर मेंबरशिप कम हो गई और तुम्हें जिम बंद करना पड़ा तो लीज की पेमेंट्स बंद नहीं होंगी। ये कानूनी जिम्मेदारी होती है। दरवाजे तक तुम्हारा पीछा करता है। दोनों विकल्प गलत नहीं है, लेकिन जो भी चुनो, तुमने एक बड़ा फिक्स्ड खर्च लॉक कर लिया है जिसे हर महीने भरना होगा, चाहे उस दिन दरवाजे से कितने भी लोग गुजरे। अब लोकेशन की बात करें। ज्यादातर नए बिजनेस मालिक इस निर्णय में गलती करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि अच्छी लोकेशन का मतलब बस ऐसा जगह है जहां आसपास बहुत लोग हों। असल में ये उससे ज्यादा खास होता है। लगभग 80% जिम के मेंबर वही लोग होते हैं जो 10 से 15 मिनट की ड्राइव या ट्रैवल दूरी के अंदर रहते हैं, इमारत के अंदर। बस यही तुम्हारा पूरा टारगेट मार्केट है, न कि पूरा शहर, न मेट्रो एरिया, सिर्फ 10 मिनट के रेडियस में। उस इलाके के लोगों की इनकम लेवल तुम्हारी प्राइसिंग से मैच करनी चाहिए। एक लग्जरी क्लब जो महीने के 150 यूएस डॉलर्स लेता है वो बजट में हो, और बड़े शहर में एक हाई विजिबिलिटी स्टोर फ्रंट का किराया सालाना 25 से लेकर 120 यूएस डॉलर्स प्रति स्क्वायर फुट तक हो सकता है, जबकि 12 से 20 यूएस डॉलर्स के बीच भी मिलता है। एक ग्रामीण इलाके में उस गैप के गलत पक्ष को चुनो और तुम एक ऐसे किराए के बिल के लिए प्रतिबद्ध हो जाओगे जिसकी मेंबरशिप बेस तुम्हारे इलाके में मौजूद नहीं है। अब हम उस बिजनेस के उस हिस्से पर आते हैं जो असल में बाकी सब कुछ समझाता है। मेंबरशिप को ऐसे समझो जैसे सिक्का उछालना, लेकिन यहाँ सिर या पूछ नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो जिम ज्वाइन करता है दो संभावित भविष्य में से एक में आता है। एक भविष्य में वो हर हफ्ते साल भर 3 बार जिम आता है, और दूसरे में केवल जनवरी में 2 बार आता है। अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते, लेकिन हर महीने पैसे देते रहते हैं। इनमें से कौन सा मेंबर जिम के लिए ज्यादा कीमती है? दूसरा वाला। और ये पूरी फिटनेस इंडस्ट्री का सबसे अहम फंडा है। तो चलो धीमे होकर असल में गणना करें। जो शख्स हफ्ते में 3 बार आता है वो नहाने के लिए गर्म पानी इस्तेमाल करता है। ट्रेडमिल की बेल्ट पर ज्यादा रगड़ होती है, उन्हें तौलिए धोने पड़ते हैं। वो जिम के सबसे भीड़ वाले वक्त में फ्लोर स्पेस घेर लेते हैं, जिससे बाकी लोगों को परेशानी हो सकती है। सदस्यों को प्रोत्साहित करना कि वे अपनी सदस्यता रद्द कर दें। हर बार आने पर जिम को थोड़ा बहुत असली पैसा खर्च होता है और उनकी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है। जो शख्स जनवरी में जुड़ा और फिर कभी वापस नहीं आया, उसके कारण जिम को लगभग कोई नुकसान नहीं होता। न गर्म पानी की खपत, न तौलिया उपयोग हुआ, न उपकरण खराब हुए, और न भीड़ बढ़ी। आर्थिक भाषा में कहें तो वह ऐसा ग्राहक है जिसका सेवा खर्च लगभग शून्य के बराबर होता है, जबकि उनकी मासिक फीस बिना रुके लगातार आती रहती है। उस हर एक रुपए की फीस सीधे जिम के मुनाफे में जुड़ जाती है। उद्योग के आंकड़े लगातार ये दिखाते हैं कि लगभग 3 में से 2 जिम मेंबर्स वो जिम बहुत कम या कभी इस्तेमाल ही नहीं करते जिसके लिए वे पैसे दे रहे हैं। इसे फिर से पढ़ो। एक औसत सस्ते जिम की ज्यादातर कमाई ऐसे लोगों से होती है जो वहां वर्कआउट तक नहीं करते। ये कोई संयोग नहीं है, ये बिजनेस मॉडल है। जिम की इमारत के बारे में सोचो। एक ऐसा जिम जिसमें 6,000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हों, वो कभी भी एक साथ उन लोगों में से 5वां हिस्सा भी फ्लोर पर रखने में सक्षम नहीं होगा। फायर कोड इसकी अनुमति नहीं देगा, और उपकरण भी इतने नहीं होंगे। एक आम जिम फ्लोर पर कानून के हिसाब से एक वक्त में करीब 200 से 300 लोग ही रह सकते हैं। अगर 7,000 मेंबर वाले जिम के 10% लोग एक साथ आ जाएं, तो 700 लोग ऐसे कमरे में आ जाएंगे जो शायद सिर्फ 250 लोगों के लिए बना है। ऐसा करने से कुछ ही मिनटों में फायर कोड का उल्लंघन हो जाएगा। तो जिम दरअसल एक कमरे में एंट्री नहीं बेच रहा है, ये एक सांख्यिकीय दांव बेच रहा है कि ज्यादातर मेंबर एक साथ जिम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और इनमें से कई लोग तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्डिंग को बस उतना बड़ा बनाना होता है कि एक समय में केवल उन चंद लोगों को समाई सके। वो मेंबर जो सच में आते हैं, न कि सिर्फ जो पैसे देते हैं। इसलिए जिम्स असल में हर मेंबर को रोजाना आने वाला नहीं देखना चाहते। एक ऐसा जिम जहां हर कोई रोज आता हो, उसे एक बहुत बड़ा और बहुत महंगा बिल्डिंग चाहिए होगा, और यूटिलिटी के खर्च भी बहुत बढ़ जाएंगे। फिर भी उसी संख्या में पैसे देने वाले कस्टमर्स होंगे। जो मेंबर भूल जाते हैं और जिनका मेंबरशिप उनके बैंक स्टेटमेंट में बस पड़ा रहता है, वो असल में जिम के लिए सबसे ज़्यादा फायदे वाला कस्टमर होता है। इस पूरे मामले में एक सीजनल पहलू भी होता है। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि ये एक जिम के पूरे वित्तीय कैलेंडर को तय करता है। करीब 12% सालाना जिम में दाखिले सिर्फ जनवरी महीने में होते हैं, जो नए साल की रिजोल्यूशंस की वजह से होते हैं। जिम वाले इस मौके पर पूरी ताकत लगाते हैं, जैसे छूट वाली फीस, सस्ते ट्रायल ऑफर, और कुछ हफ्तों में सारे विज्ञापन चलाना,
वही जनवरी मालिक को एक बड़ा अपफ्रंट कैश और नए मासिक पेमेंट लेकर आता है। लेकिन ये जो भीड़ तेज आती है, उतनी ही जल्दी चली भी जाती है, काफी तेज। नए सदस्यों में से आधे से ज्यादा 6 महीने के अंदर ही आना बंद कर देते हैं, और जो लोग खास तौर पर जनवरी के रिजोल्यूशन के चलते जुड़ते हैं, उनमें से 80% तक गर्मियों तक आना छोड़ देते हैं। फरवरी महीने को सबसे ज्यादा रिस्क वाला महीना माना जाता है, क्योंकि इस वक्त शुरुआती जुनून खत्म होने लगता है और असली आदत अभी तक नहीं बनी होती। अनुभवी मालिक इस पर घबराते नहीं हैं। वो पूरी कैश फ्लो इसी हिसाब से प्लान करते हैं। जनवरी के जोर को एक रिजर्व बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उन्हें गर्मियों के शांत महीनों में संभाले रखता है। नई साइन अप्स धीरे हो जाते हैं। जो मालिक हैरान रह जाते हैं, वे वो जनवरी की अचानक हुई कमाई को मान लेते हैं, जैसे वो हमेशा ऐसे ही आती रहेगी, जबकि असल में ये एक सीजनल बढ़ोतरी होती है। इसके पीछे एक बड़ा फैसला भी होता है, खुद का जिम शुरू करना या किसी जाना माना फ्रेंचाइजी लेना। फ्रेंचाइजी आपको पहले से जाना पहचाना ब्रांड, टेस्ट किया हुआ तरीका, एक जैसा सॉफ्टवेयर और अक्सर कॉरपोरेट के जरिए उपकरणों पर बेहतर दाम देती है। खरीदारी के सौदे, ये खासकर नए मालिकों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन ये मुफ्त नहीं होता। फ्रेंचाइजी समझौतों में आमतौर पर 20 से 60 हजार डॉलर का अग्रिम फ्रेंचाइजी शुल्क देना पड़ता है। हर महीने कुल आमदनी का 5 से 10% रॉयल्टी मुख्य कंपनी को देनी होती है, और लगभग 2% आमदनी राष्ट्रीय मार्केटिंग फंड में भी जोड़नी होती है। वहीं एक स्वतंत्र मालिक अपनी पूरी कमाई अपने पास रखता है। फ्रेंचाइजी मालिक हमेशा अपनी आमदनी का एक हिस्सा बांटते रहते हैं। ब्रांड की पहचान और सपोर्ट सिस्टम के बदले में लाइन में लगना ठीक हो सकता है, लेकिन ये तभी फायदेमंद है जब उस ब्रांड नाम की वजह से आने वाले एक्स्ट्रा मेंबरशिप का वॉल्यूम इतना बड़ा हो कि वो हर महीने जो तुम वापस दे रहे हो उसे कवर कर सके। अब यहाँ पर मनोविज्ञान उतना ही ज़रूरी हो जाता है जितना कि गणित। लोग वो चीज़ क्यों लगातार पैसे देकर लेते रहते हैं जो वे इस्तेमाल ही नहीं करते। इसका एक हिस्सा होता है साइन अप करते वक्त की आशावादिता। मेंबरशिप अपने भविष्य के वर्जन के लिए एक वादा जैसा महसूस होती है। दूसरा हिस्सा होता है जिसे एक अर्थशास्त्री कमिटमेंट कहते हैं। डिवाइस, जिम के पैसे देना इसलिए होता है ताकि आप वहां जाने के लिए खुद को मजबूर कर सकें, और इसमें एक हिस्सा तो बस सुस्ती भी होती है। सदस्यता खत्म करने का मतलब है ये मान लेना कि प्लान काम नहीं किया, और 10 से 30 डॉलर मासिक फीस जैसे मामूली खर्च के लिए ज़्यादातर लोग बिना कुछ कहे बस चुपचाप पैसे देते रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि सीधे सच का सामना करें। जिम का डिज़ाइन भी इसी सोच को मजबूत करता है, चाहे सदस्य इसे महसूस करें या नहीं। साफ सुथरे सरल लेआउट्स और साफ रास्ते नए सदस्य के अंदर डर या शंका को कम करते हैं जब वो पहली बार अंदर आते हैं, जिससे वे थोड़ा समय तक वापस आते रहते हैं। आदत या तो बन जाती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ताकत बढ़ाने वाले एरिया में चारों तरफ लगे आईने लोगों को उनकी प्रगति दिखाने में मदद करते हैं, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। लेकिन शुरुआत में अगर वहाँ बहुत सारे आईने हो तो इसका उल्टा असर हो सकता है, और लोग खुद को लेकर ज़्यादा सचेत महसूस कर सकते हैं। लाइटिंग भी बड़े सोच समझकर चुनी जाती है। वेट रूम को अक्सर तेज और सीधी रोशनी में रखा जाता है, जिससे मसल की परिभाषा साफ दिखती है, जबकि स्ट्रेचिंग और रिकवरी वाले हिस्से में नरम लाइटिंग होती है ताकि माहौल शांत और आरामदेह लगे। संगीत की तेज़ी भी खास मकसद से चुनी जाती है। तेज संगीत से पता चला है कि लोग वर्कआउट को कम थकान महसूस करते हुए बेहतर तरीके से पूरा कर पाते हैं। ये सब दिखावा नहीं है, इसका मकसद बस एक ही है, किसी मेंबर को जिम से भावनात्मक रूप से जितना हो सके जोड़े रखना, चाहे वह हर हफ्ते जिम में जाए या ना जाए। और जिम वाले इसे अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जिम छोड़ना जिम ज्वाइन करने जितना आसान नहीं होता। कई मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखित रूप में कैंसिल करना ज़रूरी होता है, फ़ोन से नहीं, ऐप से नहीं, बल्कि खुद जाकर ही, क्लब में जाकर या प्रमाणित डाक के जरिए रिटर्न प्राप्ति के साथ नोटिस देना होता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में अक्सर अगले बिलिंग साइकिल से कम 30 से 60 दिन पहले सूचित करना ज़रूरी होता है, ताकि जिम कम से कम 1 महीने का फीस और ले सके, भले ही आपने पहले ही सदस्यता खत्म करने का फैसला कर लिया हो। और जब क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो जाता है या पेमेंट फेल हो जाती है, तो लगभग 30 से 40% कैंसिलेशंस इसी वजह से होती हैं। इसी कारण जिम में खास टीमें होती हैं जो फेल हुए पेमेंट्स को ट्रैक करती हैं, ताकि मेंबर पूरी तरह से जिम छोड़ न सके। यही टकराव होता है। यह नियामकों की नज़र से नहीं बचा। फेडरल ट्रेड कमीशन ने 2024 में एक राष्ट्रीय नियम लागू करने की कोशिश की थी, जिसमें सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना उसे शुरू करना। लेकिन एक फेडरल अपीलीय अदालत ने ये नियम प्रक्रिया संबंधी कारणों से 2025 की गर्मियों में रद्द कर दिया, और तब से एजेंसी ने इस प्रक्रिया को फिर से शुरू कर दिया है। कुछ शहरों ने अपने स्तर पर कदम उठाए हैं।
उदाहरण के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी ने अक्टूबर 2026 में एक लोकल क्लिक टू कैंसिल नियम लागू किया, जिसमें जिम्स के लिए हर उल्लंघन पर $500 से ज्यादा का जुर्माना निर्धारित किया गया है। इरादा करके कैंसिल करना मुश्किल होता है, इसे याद रखना, क्योंकि ये तुम्हें उस बिजनेस के बारे में कुछ अहम बताता है जिसे तुम देख रहे हो। अगर जिम का टिकना खुश लगे रह रहे और अक्सर आने वाले मेंबर्स पर निर्भर होता, तो उन्हें कैंसिल करना इतना मुश्किल नहीं बनाना पड़ता। कैंसिलेशन में इतनी बाधा होना ये साफ बताता है कि ये बिजनेस पहले से ये जानता है कि उसकी ज्यादातर कमाई उन लोगों से आती है जो असल में फीस देना पसंद नहीं करते। इससे पहले कि हम ये जाने क्या गलत हो सकता है, एक दूसरा पहलू भी है। ऐसा छुपा हुआ खर्च होता है जो लगभग हर नए जिम मालिक को चौंका देता है, और इसका ट्रेडमिल से कोई लेना देना नहीं है। वो है म्यूजिक। किसी कमर्शियल जगह पर बैकग्राउंड म्यूजिक बजाना आपकी लिविंग रूम में म्यूजिक बजाने जैसा बिल्कुल नहीं होता। अमेरिका में किसी भी बिजनेस को जो अपने कस्टमर्स के लिए म्यूजिक बजाता है, पब्लिक परफॉर्मेंस लाइसेंस के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और सिर्फ एक संस्था को नहीं, बल्कि कई परफॉर्मिंग राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को जो अलग अलग गाने वालों का प्रतिनिधित्व करती हैं, प्रकाशक होते हैं। और एक जिम को आमतौर पर एक साथ कई लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इन लाइसेंसों की न्यूनतम सालाना फीस लगभग $200 से लेकर करीब $600 तक हो सकती है। और जब आप सभी का खर्चा जोड़ते हैं तो एक ही जगह का कुल बिल सालाना 1300 से $4000 के बीच आ सकता है। अगर आप ये नहीं करते तो जोखिम कम नहीं होता। ये लाइसेंसिंग संस्थाएं फील्ड इन्वेस्टिगेटर भेजती हैं जिम, बार और रिटेल स्टोर में, खासकर बिना लाइसेंस के म्यूजिक चलाने की जांच करने के लिए। संघीय कॉपीराइट कानून के अनुसार जानबूझकर उल्लंघन पर कानूनी हर्जाना प्रति गाना $750 से लेकर $30,000 तक हो सकता है। और अगर अदालत तय करे कि उल्लंघन इरादतन किया गया है, तो ये $1,50,000 प्रति गाना तक भी पहुंच सकता है। एक जिम के मालिक जो सोचता है कि पर्सनल स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन से साउंड सिस्टम ठीक ठाक चलेगा, उसने चुपचाप एक कानूनी जोखिम उठा लिया है जो लाइसेंस फीस से कहीं ज़्यादा महंगा पड़ सकता था। ये एक छोटा उदाहरण है, लेकिन यह पूरे बिजनेस का बड़ा सबक भी है। असली खर्चों में से लगभग कोई भी वे जो उपकरण कैटलॉग में छपे होते हैं, जो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट, लीज की शर्तों या मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में छुपे होते हैं, जिन्हें कोई ध्यान से तब तक नहीं पढ़ता जब तक कोई चीज़ खराब ना हो जाए। और बहुत सारी चीज़ें सच में खराब हो जाती हैं। रोज़ाना ज़ोरदार इस्तेमाल से ट्रेडमिल की बेल्ट, स्ट्रेंथ मशीन के केबल्स और सीटों का गद्दा घर के इस्तेमाल से कहीं ज़्यादा जल्दी खराब हो जाते हैं। मिड साइज जिम आमतौर पर हर महीने सिर्फ उपकरण की मरम्मत और रिप्लेसमेंट के लिए $1,000 से $3,000 के बीच बजट रखते हैं। ऐसी जिम के लिए जहां लगातार वेंटिलेशन चालू रहता है, बिजली के बिल भी बहुत होते हैं। लाइटिंग शावर के लिए गर्म पानी का खर्च महीना का $1,000 से लेकर $6,000 तक हो सकता है। ये संख्या खुद में ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन जब महीनों तक ये सब खर्च जुड़ते रहते हैं तो ये धीरे धीरे उसी मुनाफे को खा जाते हैं जिस पर मालिक भरोसा कर रहा था। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा जिम जो पूरी तरह से सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलता हो सच में टिक पाता है, क्योंकि सच कहें तो कई बार नहीं, यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर भी। जैसे कि बाली टोटल फिटनेस, अपने ज़माने में यह अमेरिका की सबसे बड़ी हेल्थ क्लब चेन थी, देश भर में जगह जगह मौजूद, और एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो लंबे समय के सदस्यता कॉन्ट्रैक्ट्स पर बनाया गया था, जो कई बार कार लोन की तरह सालों तक फाइनेंस किया जाता था। कागजों पर यह मॉडल शानदार लग रहा था। सदस्यों को सालों तक पक्के भुगतान के लिए बंधवा लो और तुम्हारा रेवेन्यू पहले से सुरक्षित है। लेकिन फिर देश की सबसे बड़ी फिटनेस चेन एक ही साल में 2 बार दिवालिया क्यों हो गई? जवाब ये नहीं है कि लोगों ने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। असली वजह है, यह संरचनात्मक था। जोरदार सेल्स टैक्टिक्स और लंबे समय के फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मुकदमे और अकाउंटिंग की जांचें शुरू करवा दी। कंपनी ने अपनी एम्पायर कर्ज और कॉन्ट्रैक्चुअल वादों पर बनाई थी, असली टिकाऊ मेंबर वैल्यू पर नहीं। और जब कानूनी और वित्तीय दबाव बढ़ा तो पूरा ढांचा ढह गया। बल्ली ने 2007 और फिर 2008 में दिवालिया होने की याचिका दायर की। उसके बाद उसके परिसंपत्तियों को धीरे धीरे बेच दिया गया। ऐसी ही कहानी 24 पावर फिटनेस के साथ हुई, जो कभी सबसे बड़े जिम चेन में से एक था। देश तब नहीं गिरा जब लोगों ने जिम जाना बंद किया। ये इसलिए गिरा क्योंकि उसने अपनी असल कैश फ्लो के मुकाबले बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया था। और जब वो कर्ज चुकाना पड़ा तो सिर्फ बड़ा होना ही इसे बचाने के लिए काफ़ी नहीं था। यहाँ पर एक ज़रूरी बात समझनी है, क्योंकि यही दोनों कहानियों का असली सबब है। ये दोनों कंपनियां इसलिए फेल नहीं हुई क्योंकि कोई जिम की सदस्यता लेना चाहता ही नहीं था। ये इसलिए फेल हुई क्योंकि फिक्स्ड खर्च, किराया, कर्ज की किस्तें, उपकरणों के वित्तपोषण और असल कमाई के बीच का गणित मेल नहीं खा पाया। भरोसेमंद आमदनी टूट गई। हजारों मेंबर्स वाले और पूरी पार्किंग से भरे जिम के पास भी दिवालियापन सिर्फ एक खराब कर्ज की वजह से हो सकता है।
जिम फ्लोर पर दिख रही भीड़ आपको ये नहीं बताती कि उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत है या नहीं। तो ये जिम असल में सादा तरीके से पैसे कैसे कमाता है। जब सब कुछ कट हो जाए, असली बात यह है महीने की फीस टाइम्स मेंबर की संख्या फिक्स्ड खर्च। अगर जिम के पास महीने के फिक्स्ड खर्च हैं, जैसे किराया, स्टाफ की सैलरी, मशीनों की किस्तें, बिजली पानी के बिल, तो इंश्योरेंस, लगभग 30,000 यूएस डॉलर्स का सॉफ्टवेयर, और ये हर मेंबर से महीने का औसतन 89 यूएस डॉलर्स चार्ज करता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगभग 337 मेंबर चाहिए। इससे कम मेंबर होने पर जिम हर महीने पैसे खोता है। इसके ऊपर जितने भी मेंबर आए वो लगभग पूरी कमाई होती है, क्योंकि ध्यान रहे एक निष्क्रिय मेंबर का मार्जिनल कॉस्ट लगभग शून्य होता है। ये अच्छी खबर है, पर इसके साथ ही एक अस्थिरता भी आती है। नए जिम आमतौर पर पहले दिन ही इतना मेंबरशिप काउंट हासिल नहीं कर पाते। किसी जिम के मुनाफे में आने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, जिसमें वो नए मेंबर्स जोड़ते रहते हैं। और इन महीनों में जो वर्किंग कैपिटल का इंतजाम मालिक ने जिम खोलने से पहले किया होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अगर प्री ओपनिंग सेल्स कमजोर रही या इसी दौरान कोई कॉम्पिटिटर पास में आ गया तो पैसे खत्म होने से पहले जिम मुनाफे में आना मुश्किल हो जाता है। और मेंबरशिप भी कोई स्थिर या हमेशा बढ़ने वाला नंबर नहीं होती। औसतन हर साल करीब 30% मेंबर अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं। 40%। अगर एक जिम के पास 500 मेंबर हैं और हर महीने 5% मेंबर चले जाते हैं, तो उसे एक साल में लगभग 300 नए मेंबर्स लेने पड़ेंगे ताकि उसकी संख्या वही बनी रहे जहां से उसने शुरुआत की थी। ये ग्रोथ नहीं है, बस जगह पर दौड़ना है। यही वो जगह है जहां दूसरी आय का जरिया जरूरी हो जाता है, और वही असली मजबूत आर्थिक रीढ़ होता है। पर्सनल ट्रेनिंग। एक ट्रेनर जो एक एक करके ट्रेनिंग देता है वह केवल सीमित लोगों को ही ट्रेन कर सकता है। आमतौर पर एक सेशन की कीमत लगभग 80 यूएस डॉलर्स होती है, और हफ्ते में करीब 25 सेशंस तक सीमित रहता है ताकि ट्रेनर जल न जाए। एक ट्रेनर जो साल में 50 हफ्ते काम करता है, अगर वो सिर्फ एक पर एक ट्रेनिंग देता है तो उसकी सालाना कमाई लगभग 1 लाख यूएस डॉलर्स तक ही सीमित रहती है। ये एक बड़ा फिक्स लिमिट है, दिन में आप ज्यादा घंटे नहीं बढ़ा सकते। इस लिमिट को बढ़ाने का तरीका है एक साथ कई लोगों को ट्रेनिंग देना। अगर एक कोच 4 क्लाइंट्स के साथ सेमी प्राइवेट सेशन चलाता है और हर क्लाइंट 40 यूएस डॉलर्स देता है, तो वो एक घंटे में 160 यूएस डॉलर्स कमाता है। ये एक पर एक से लगभग दोगुना रेट है, जबकि हर क्लाइंट को प्राइवेट कोचिंग से कम खर्चा आता है। इसलिए बहुत सारी जिम्स में ऐसे सेशंस होते हैं। छोटे ग्रुप ट्रेनिंग फॉर्मेट की तरफ शिफ्ट हो गया है। इससे वो लिमिट टूट जाती है कि एक ट्रेनर एक घंटे एक क्लाइंट से ही कितना कमा सकता है। जाहिर है जिम सारी कमाई नहीं रखता। पगार पर लगे ट्रेनर्स आमतौर पर अपनी जो इनकम होती है उसका 30 से 50% कमीशन लेते हैं। अगर एक सेशन की फीस 75 यूएस डॉलर्स है और ट्रेनर आधा लेता है, तो जिम के पास 37.5 यूएस डॉलर्स बचते हैं, जो उसके उपकरण, जगह और मुनाफे के लिए होते हैं। फिर भी पूरे क्लाइंट्स के हिसाब से पर्सनल ट्रेनिंग हर घंटे के हिसाब से कहीं ज़्यादा मुनाफे वाली होती है। साधारण मेंबरशिप से कहीं ज़्यादा होता है। एक समर्पित पर्सनल ट्रेनिंग क्लाइंट उन दर्जनों सदस्यों के बराबर हो सकता है जो अपनी कार्ड का लगभग इस्तेमाल भी नहीं करते। अब चलो इन सब बातों को एक साथ जोड़कर पूरे एक साल की तस्वीर देखें, क्योंकि यहीं पर इस बिजनेस के दो बिल्कुल अलग रूप सामने आते हैं। सकारात्मक हालत में आपने सही इलाके का चुनाव किया है, समय पर अपना ब्रेक इवन मेंबरशिप काउंट पा लिया है, मेंबरशिप छूटना सामान्य से कम रखा है, और एक मजबूत पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया है अपने मेंबर्स के बेस के साथ। ऐसी हालत में एक मिड साइज इंडिपेंडेंट जिम सालाना लगभग 5 लाख यूएस डॉलर से 1.5 मिलियन यूएस डॉलर्स तक की आय कमा सकता है, जिसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन 10 से 20% के बीच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मालिक सालाना लगभग 70,000 यूएस डॉलर से 1,80,000 यूएस डॉलर्स तक घर ले जा सकता है। ये काम और निवेश के हिसाब से एकदम ठोस कमाई है। असली हालात में 2 या 3 चीजें गलत हो जाती हैं, जो कि कोई खास बात नहीं होती। ये इस बिजनेस के आम जोखिम होते हैं। सदस्यता का टर्नओवर सामान्य के उच्च स्तर पर रहता है। कम कीमत वाली जगह के बजाय एक नई बजट चेन करीब 2 मील दूर खुलती है, और सस्ते मासिक रेट के चलते कीमत के प्रति संवेदनशील मेंबर्स को अपनी ओर खींच लेती है। उपकरणों को उम्मीद से ज्यादा बार रिपेयर की जरूरत पड़ने लगती है, जिससे हर महीने खर्च में 2,000 से 3,000 डॉलर का इजाफा होता है। ऐसे हालात में वही जिम आराम से डबल डिजिट प्रॉफिट मार्जिन से गिरकर सिंगल डिजिट मार्जिन या धीमी सीजन में सीधे नुकसान में जा सकता है। भले ही पार्किंग लॉट बाहर हर शाम काफी भरा पूरा दिखता हो, इन दोनों नतीजों के बीच का फर्क एक मिड साइज जिम का सालाना खर्च 1 लाख यूएस डॉलर से भी ज्यादा हो सकता है। और इनमें से ज्यादातर खर्च किसी बड़े घटनाक्रम की वजह से नहीं होता। ना कोई आग लगती है, ना कोई स्कैंडल होता है, बस थोड़ा सा ज्यादा कैंसिलेशन होता है, मेंबरशिप थोड़ी धीमी बढ़ती है, और मरम्मत के बिल धीरे धीरे महीनों तक बढ़ते रहते हैं, जब तक कि स्प्रेडशीट के नीचे वाला नंबर पूरी तरह से प्लान से अलग दिखने नहीं लगता। तो अगर आप जिम खोलने का सोच रहे हैं तो एक बात याद रखें जो सच में आपके सफल होने का फैसला करती है। ये कभी भी इस बात पर नहीं निर्भर करता कि कितने
लोग जिन्हें तुमसे जुड़ने के लिए मनाया जा सकता है। असली बात यह है कि तुम उन लोगों के साथ कितना अच्छा टिक पाते हो जो अचानक गायब हो जाते हैं।